नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस के यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, हरियाणा के भीतर जनता अपना मताधिकार का प्रयोग आज कर रही है, नई सरकार चुनने के लिए कर रही है। और हरियाणा का मिजाज किस दिशा में जा रहा है, ये मतदान के दौरान आज ही ये बात कह पाने की स्थिति में आज हम और आप दोनों जरूर हैं कि जनता अपनी प्राथमिकताओं का फैसला करीब करीब तय कर चुकी है। हरियाणा की जनता अपनी मिजाज का फैसला कर चुकी है और जनता अपनी वोटिंग पैटर्न को लेकर के क्या कुछ सोच रही है वो आज शाम बक्से के अंदर बंद हो जाएगा। लेकिन सवाल है कि हरियाणा तो केवल एक झांकी है, पूरा का पूरा महाराष्ट्र भी बाकी है। 10 लोकसभा सीटों वाला राज्य झांकी है और पूरा का पूरा महाराष्ट्र बाकी है, जहां से 48 लोकसभा सीट वहां आते हैं। और वह हरियाणा यानी कि दिल्ली के पड़ोस में सत्ता अगर हाथ में आई या हाथ से फिसली, ये उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना इस भारत देश का आर्थिक इंजन कहा जाने वाला महाराष्ट्र, यदि वहां से डबल इंजन की सरकार या ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी का सरकार अगर फिसल जाती है। महाराष्ट्र किस दिशा में सोच रही है? महाराष्ट्र ने पिछले 5 साल की विधानसभा के भीतर तमाम तरह के नए नए प्रयोग देखे। 80 घंटा की सरकार भी देखी, 80 घंटा के बाद 32 महीने तक की सरकार देखी और शेष कार्यकाल के लिए गुवाहाटी मॉडल की भी सरकार देख रहा है। एक ऐसी सरकार जिसके भीतर पार्टी किसी और की होती है, किसी और की हो गई, यूं कहे बना दी गई। एक और पार्टी किसी और की थी, वह भी किसी और की हो गई, यूं कहें कि यह भी बना दी गई। लेकिन सवाल है कि पार्टी किसी और की बना दी गई, किसी और की, और जनमत किसी और का, विधायक दल किसी और का, सरकार महाराष्ट्र के भीतर बना दिया गया किसी और का। इस पूरे खेल को महाराष्ट्र की आम जनता देख चुकी है। 288 सदस्यों के विधानसभा महाराष्ट्र के लिए जितनी महत्वपूर्ण है, दिल्ली के लिए महाराष्ट्र से चुन करके आने वाले 48 सांसद भी महत्वपूर्ण। दिल्ली के भीतर जिस प्रकार से गठबंधन की सरकार चल रही है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सत्ता बैसाखियों के सहारे दिल्ली के भीतर टिकी हुई है। नानी फैक्टर का दबाव कितना ज्यादा है, नानी फैक्टर यानी नायडू और नीतीश फैक्टर, उस दबाव के महाराष्ट्र चुनाव के बाद आगे बढ़ने की आशंका जताई जाती है। तो एक और दबाव, दूसरी तरफ राजनीति और तीसरी तरफ इन सब से आगे निकल करके अगर देखें तो दबाव और राजनीति के बीच में दिल्ली की सत्ता का एक वाल, इंडिया गठबंधन की बढ़ती हुई ताकत और उस ताकत की तस्दीक यदि हरियाणा ने 8 अक्टूबर के दिन यानी आज से महज 3 दिन बाद अगर कर दी तो महाराष्ट्र चुनाव से पहले जो ट्रेंड सेट होगा, मत भूलिएगा, केवल महाराष्ट्र नहीं बल्कि कांटे के मुकाबले में फंसे झारखंड को भी बहा ले जाएगा। जी हां, और महाराष्ट्र और झारखंड जब बह जाएंगे तो उन परिस्थितियों के भीतर नानी फैक्टर, ध्यान दीजिएगा, इंडिया गठबंधन के लिए बनेंगे, उसके लिए तराधार बनेंगे या फिर कहे एनडीए के साथ ही बने रहेंगे, ये सवाल भी लाख टके के सवाल में बदलते हुए दिख जाएगा। कल ही नीतीश कुमार ने अपने राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी। आमतौर पे बताया जाता है कि वो जो राज्य कार्यकारिणी की जो बैठकें हो रही थी, दरअसल वो बैठक नई कार्यकारिणी के लिए थी। लेकिन सबको ये बात पता है कि बैठकों का सिलसिला वन मैन आर्मी जैसी पार्टी के भीतर कैसे शुरू होता है और क्यों शुरू होता है और कब शुरू होता है। लेकिन बात आज हम महाराष्ट्र की कर रहे हैं, हरियाणा की तासीर को समझते हुए कर रहे हैं। आज की मौजूदा हालात में इन दोनों राज्यों को, इसके भीतर झारखंड को भी शामिल कर दे, जम्मू कश्मीर के हालात को भी शामिल कर दे, तो कई तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार इस दौर में फंसती हुई दिखाई देती है। जम्मू कश्मीर के भीतर पहला चुनाव है, करीब करीब 10 साल बाद जम्मू कश्मीर के भीतर चुनाव हो रहा है। केंद्र शासित प्रदेश यानी स्टेटहुड को डाउनग्रेड करने के बाद पहला चुनाव है और इस चुनाव इस बात को तय कर देगा कि 5 अगस्त 2019 को दिल्ली ने जिस प्रकार से हस्तक्षेप किया था, दिल्ली ने जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को लेकर के एक तरह से अध्यादेश के मार्फत राज्य को डाउनग्रेड भी किया और धारा 370 के सेक्शन बी को भी निष्प्रभावी भी कर दिया। देश की जनता इन दोनों फैसलों को कितना स्वीकार करती है? देश की जनता अगर भारतीय जनता पार्टी वाली एनडीए के गठबंधन के साथ चली गई तो यही माना जाएगा कि 5 अगस्त 2019 का जो फैसला था नरेंद्र मोदी सरकार का, ये जम्मू कश्मीर के लोगों ने उसको खुशी खुशी स्वीकार कर दिया। लेकिन सवाल है कि अगर जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाकर के अगर जनमत दिया तो फिर आप तय मान लीजिए कि राज्य की जनता ने अपना फैसला सुना दिया कि 5 अगस्त 2019 को या फिर उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसके ऊपर जनता को घोर आपत्ति है, उस फैसलों को नकारने वाला जनादेश दे रही है। उसके बाद दिल्ली की किरकिरी, दिल्ली की मजाक और नरेंद्र मोदी सरकार की किरकिरी उस तमाम सारे मुद्दे पे होने वाली है। लेकिन सवाल है कि ये मामला जम्मू कश्मीर का नहीं है। सोनम वांगचुक दिल्ली पहुंच चुकी है। जिस तरीके से उनको राजघाट जाने से रोका गया, मामला तो लद्दाख भी भारतीय जनता पार्टी की वजह से उलझा हुआ है। लेकिन सवाल है कि हरियाणा
के भीतर चुनाव उलझा, बल्कि किसान आंदोलन, किसानों के साथ शांतिपूर्ण मार्च के दिल्ली कूच की तैयारी भी एक तरह से दिल्ली की सत्ता के बैठे हुए लोगों की नींद उड़ा रही है। अब न तो उस तरह का ठास है सरकार के अंदर, न उस सरकार को उस तरह की जनादेश है, न ही उस तरह के हालात है भारतीय जनता पार्टी के भीतर जिसमें एक अकेला कितनों पे भारी जैसे बोल बोले जा सकते हैं कि एक अकेला कितनों पे भारी जैसे जब मिजाज होता है, उस तरह के जब अट्ठास निकलता था सत्ता के आसपास, जितने चंगू मंगू लोग खड़े होते हैं, अधिकांश के बोल आप देख सकते हैं, कोई किसानों को खालिस्तानी, तो कोई मावाली, तो कोई गुंडा, तो कोई कुछ भी कहने के हद तक चला जाता है। आज वो परिस्थितियां नहीं हैं। आज किसान अन्नदाता में बदल चुके हैं। आज किसानों के सामने चिरौरी करने की नौबत आने वाली है और अब किसानों के सामने भी ओपीएस की जगह एक नए तरह की पेंशन स्कीम जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों के लिए सामने परोसी गई है, उसी तर्ज पे मुलम्मत देने जैसी कोई कोशिशें भी 8 अक्टूबर के तत्काल बाद दिखने लगे। इस बात पर कोई आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली मार्च चाहे किसानों का हो या फिर नौजवानों का या इस भारत देश का किसी भी संगठनों का हो, अगर 100, 125, 200 लोग के वांगचुंग के दिल्ली मार्च को लेकर के जब दिल्ली बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, तो फिर ऐसे में लाखों की संख्या में किसानों की सवाल को कैसे झेल पाएगी, ये आसानी से समझा जा सकता है। तो एक तरफ हरियाणा की जनमत दिल्ली की परेशानी बढ़ाने वाला है, जम्मू कश्मीर का जनमत नरेंद्र मोदी और अमित शाह की परेशानी बढ़ाने वाला है, तो वहीं पे सवाल उठता है कि इन दोनों राज्यों की तुलना में, और अगर इन दोनों राज्यों के साथ झारखंड को भी शामिल कर देते हैं, इन तीनों राज्यों की तुलना में, जहां पर 14 झारखंड, 10 हरियाणा, 24 और 5 लोकसभा सीटें कश्मीर की यानी जम्मू कश्मीर की, तो यानी 29 लोकसभा सीटें इन 3 राज्यों को मिलाकर के होते हैं। इन 3 राज्यों की परेशानी जब इतनी बड़ी समस्या खड़ा कर सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए, वहां पर 48 सीटों वाले महाराष्ट्र का क्या होगा, जहां पर से भारतीय जनता पार्टी के हाथ से अगर सत्ता फिसलती है, एनडीए के हाथ से अगर सत्ता फिसलती है, गुवाहाटी मॉडल और 50 को एकदम ओके कथित नैरेटिव को अगर जनता नकार देती है, तो उन परिस्थितियों के भीतर विनोद तावरे को जेपी नड्डा की जगह ताजपोशी कराने की मंशा कहां छूट जाएगी। हरियाणा का जनमत अगर पक्ष में नहीं आता भारतीय जनता पार्टी के, तो मनोहर लाल खट्टर के दिल्ली के भीतर ताजपोशी की भारतीय अध्यक्ष के तौर पे जो ताजपोशी की जो कोशिश है, उसके ऊपर पानी फिरेगा, क्योंकि जो अपने राज्य के भीतर नहीं जीता पाया, जो अपने राज्य में बतौर मुख्यमंत्री हटाए जाने के काबिल हो गए 9.5 साल सरकार चलाने के बाद, वो भाजपा कैसे चलाएगा। वही स्थिति विनोद तावरे का हो सकता है, वही स्थिति देवेंद्र फडणवीस का हो सकता है जो महाराष्ट्र से आते हैं। तो महाराष्ट्र की जनमत कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए इस दौर में बड़ी चुनौती खड़ा कर रहा है, और जितनी बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़ी कर रही है, उससे ज्यादा बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा निजाम, मौजूदा नेतृत्व के लिए खड़ा कर रहा है। ऐसे में मौजूदा नेतृत्व, आपको सबको पता है कि 2 ही लोग सत्ता के शीर्ष पर होते हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, दोनों ही गुजरात से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पर एक तरह से गुजरात लॉबी का भी होता है, न केवल राजनीति के भीतर, आप कहीं पर भी जाकर के देख ले, हर जगह पर गुजरात लॉबी का दबदबा दिखता है। आखिर गुजरात से आने वाले उद्योगपतियों को देख लीजिए, गुजरात से आने वाले नेताओं को देख लीजिए, गुजरात से आने वाले क्रिकेट बोर्ड के भीतर मेंबर्स को देख लीजिए, उससे आगे देख लीजिए वर्ल्ड कप क्रिकेट हाल में हुआ था, ज्यादा दिन नहीं हुआ, 1 साल भी नहीं बीता है। वर्ल्ड कप क्रिकेट का उद्घाटन भी गुजरात के भीतर, अहमदाबाद के भीतर, सबसे इंपॉर्टेंट माना जाने वाला भारत पाकिस्तान का मैच भी अहमदाबाद के भीतर, और फाइनल मैच भी अहमदाबाद के भीतर। ऐसा लगता है जैसे बाकी के हिंदुस्तान को बस चन्ना अमृत जैसे पूजा में सत्यनारायण प्रसाद का जो सत्यनारायण भगवान की पूजा में जो प्रसाद मिलता है ना, वो थोड़ा थोड़ा मिलता है, पूरी प्रसाद तो अहमदाबाद खा रहा है। इस तरह की मानसिकता अगर भारतीय जनता पार्टी के भीतर से बन रहा है, तो मत बोलिए कि महाराष्ट्र यानी मुंबई प्रांत के विभाजन से जो 2 राज्यों का गठन हुआ, 2 राज्यों के गठन के समय की परिस्थितियां जो थी, और उन परिस्थितियों के भीतर मौजूदा सत्ता के व्यवहार से, आचार से और उसकी मिजाज से अगर वो परिस्थितियां जनमत को तय करने की दिशा में आगे बढ़ जाती है, तो फिर मराठी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दे देने से उसकी भरपाई नहीं होगी। जनमत नहीं बदलेगा। जिस हड़बड़ी के भीतर आनंद फानन में मराठी को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, वो यही दर्शाता है कि कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल की कोशिश होती है। क्या डैमेज कंट्रोल इससे हो रहा है? मराठी भाषा इस भारत देश की बेहद सुंदर भाषा होता है, बहुत बड़े हिस्से में बोली जाने वाली भाषा होती है, और मराठी भाषा का जो सम्मान है, या इस भारत देश के किसी भी भाषाओं का जो सम्मान है, वो क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिले न मिले उसका मोहताज नहीं होता है। उस सम्मान के बिना भी वो भाषा अपना स्थान स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करवाती है।
अब ऐसे में डैमेज कंट्रोल की कोशिशें कैसे होती है, एक तरफ मराठी भाषा, दूसरी तरफ आरक्षण को लेकर के, तीसरी ओर जो हालात राज्य के भीतर आरक्षण की परिस्थितियों से बन रहे हैं, उसका एक नमूना आज आपने देखा होगा कि विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के पद पर आसीन व्यक्ति तीसरी मंजिल से छलांग लगाने की कोशिश कर देता है। वो तो भला है कि वहां पर जाली लगी हुई थी, नेट लगा हुआ था, जिसके अंदर वो गिर करके बच गया। ये हालात महाराष्ट्र के भीतर होता है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ एक मुद्दे को लेकर के करने की स्थिति में कथित तौर पर जा रहा है, तो फिर आप आगे राज्य की सेंटिमेंट कैसा होगा, इस बात का अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। जो व्यक्ति एक बड़े संवैधानिक पद पे होता है, उस व्यक्ति को एक बेहद निंदनीय कदम उठाना पड़ा। निश्चित तौर पर इस कदम को जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम होगी। इस तरह का कदम किसी को नहीं उठाना चाहिए, लेकिन राज्य के भीतर जन दबाव और जनता की मिजाज किस दिशा में आगे जा रहा है, उसकी एक तस्दीक भर आपने देखी है। मुझे एक बानगी छोटी सी देखिए कि आखिर क्या कुछ हो रहा है महाराष्ट्र के भीतर। और ये तमाम सारे बातें ऐसा नहीं कि उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ी गई है इस वजह से, बाला साहब ठाकरे की विरासत को खंड खंड करने की कोशिश हुई है केवल इस वजह से। सवाल है कि शिवसेना ही मुद्दा नहीं है महाराष्ट्र के भीतर, उद्धव ठाकरे की लोकप्रियता महाराष्ट्र में जरूर होती है, ठीक इसी तरीके से एनसीपी मुद्दा नहीं है, उसकी लोकप्रियता अपनी जगह शरद पवार की, उनकी पार्टी का टूटना ही मुद्दा नहीं है। बहुत सारे मुद्दे हैं और उस मुद्दे को यदि आप देखें तो किसानों से लेकर के नौजवानों तक और बेरोजगारों तक मुद्दों की भरमार लगा हुआ है महाराष्ट्र के भीतर। एक्सप्रेसवे से लेकर के लोगों के मुद्दे सॉल्व नहीं होते, चाहे जितने बड़े 700, 800, 900, 1000 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे मुंबई के अंदर बना दिए जाए। सवाल ये होता है कि आखिर विकास के साथ साथ विश्वास का जो एक्सप्रेसवे हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है या फिर नहीं बनाया है। और वो विश्वास का एक्सप्रेसवे केवल मुंबई के लिए नहीं, आप पूरे भारत देश का बात करें, कहाँ कहाँ बनाएगा। मराठवाड़ा की बात कर ले, विदर्भ की बात कर ले, किसी इलाके के भीतर आपको दिखा क्या कि विकास के साथ साथ विश्वास का एक्सप्रेसवे बनाया गया होगा। महाराष्ट्र के कुछ बुलेट ट्रेन को उठा के गुजरात ले जाने की बहुत चर्चाएं होती है। क्या महाराष्ट्र की जनता इस बात को बर्दाश्त कर रही है? कई सारे मुद्दे महाराष्ट्र के भीतर एक साथ चढ़ते जा रहे हैं। जिस ढंग से महाराष्ट्र के भीतर सरकार तोड़फोड़ के जरिए से बनाया गया, उस सरकार को बनाने के बाद जिस तरीके से सरकार चलाया गया, सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ का इतना बड़ा फैसला आया, इसके बावजूद भी असली पार्टी महाराष्ट्र के भीतर कौन, इसके ऊपर शरद पवार को अपील करनी पड़ेगी कि जल्द से जल्द फैसला लिया जाए। असली पार्टी कौन? उद्धव ठाकरे मौजूदा निजाम के भीतर ये उम्मीद छो चुके हैं कि हाँ उनके पक्ष में कोई फैसला आएगा। तो ऐसे में हालात अलग दिशा में जा चुका है, और हालात जब महाराष्ट्र के अलग दिशा में जा चुके हैं तो फिर मराठा आरक्षण और मनोज जारंगे पाटिल के मुद्दे को कैसे चुनावी राजनीति से अलग रखा जाए। वो चुनावी राजनीति का एक अहम हिस्सा होता है। आरक्षण हमेशा से इस भारत देश के भीतर वोटों को तय करने के, वोटिंग प्राथमिकताओं को तय करने का एक अहम टूल रहा है। मंडल कमीशन का आंदोलन उत्तर भारत के भीतर सबने देखा होगा। ठीक इसी प्रकार से जाट आरक्षण का मुद्दा, मराठा आरक्षण का मुद्दा, पाटीदार अनामत आंदोलन सबने देखा होगा देश के भीतर। और इस मुद्दे की ताक को भी सत्ता में बैठे हुए लोगों ने अलग अलग समय पे महसूस भी किया। लेकिन आज के दौर में, मराठी मानुस के दौर में जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है वो संजय राउत के बयान के माध्यम से उसको पढ़ने समझने की कोशिश करें तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या गुजरात के भीतर रहने वाले या गुजरात मूल के जो लोग जो महाराष्ट्र के भीतर रहते हैं वो किसी खास पार्टी को वोट देते हैं तो क्या इसको वोट जिहाद माना जाए? ये संजय राउत कहते हैं, एनसीपी के उद्धव ठाकरे के नेता। तो एक तीर से कई निशाने साधे जा रहे हैं। एक तरफ मराठी भाषी लोगों के गोलबंदी करके एक तरफा करना चाहते हैं, पूर्ण रूप से गोलबंदी की दिशा में सफलता की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं महाराष्ट्र के भीतर एनसीपी संजय राउत। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो उसकी पॉलिटिक्स, जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होती है, उस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का जवाब एक नए तरीके से, नए क्लेवर और नए रवायत की तरह देना चाहते हैं, जहां पर सांप्रदायिकता कहीं ना कहीं निस्देही होते हुए दिखाई पड़े आपको। महाराष्ट्र के भीतर वैसे भी सांप्रदायिकता के लिए बहुत स्कोप नहीं बचता है। आखिर भारतीय जनता पार्टी की चुनावी सफलता को भी अगर वहां देखें, जिसके भीतर भारतीय जनता पार्टी ने 122 सीटें जीत ली थी 2014 के विधानसभा चुनाव के भीतर, वो 4 कॉर्नर कंस्टेंट होता है। 4 पार्टियां, प्रमुख पार्टियां अलग अलग चतुष्कोणीय मुकाबले बना रही होती है, अलग अलग लड़ रही होती है। कांग्रेस अलग, एनसीपी अलग, शिवसेना अलग और भारतीय जनता पार्टी अलग। तो उस चतुष्कोणीय मुकाबले के भीतर 30% वोट भारतीय जनता पार्टी ने हासिल नहीं कर पाई, लेकिन सवाल है कि कैंडिडेट के रिप्लेसमेंट के बूते वहां तक पहुंच गए। आज के दौर में भारतीय जनता पार्टी के पास टूटी हुई पार्टियां महाराष्ट्र के भीतर असली सिंबल लेकर के एन गेन प्रकार से इससे भारतीय जनता पार्टी के साथ तो खड़ी है,
लेकिन सवाल तो ये है कि उनके विधायक जो डिप्टी स्पीकर के पद पर आसीन हैं, उनको भी जन दबाव इस कदर महाराष्ट्र के भीतर परेशान कर रहा है कि वो एक्सट्रीम लेवल का स्टेप उठाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आखिर ये हालात महाराष्ट्र के भीतर भारतीय जनता पार्टी की असली तस्वीर बताती है कि आखिर महाराष्ट्र की जनता किस कदर से मौजूदा सत्ता के खिलाफ यानी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाती हुई दिख रही है, सत्ता परिवर्तन के दिशा में जाते हुए दिख रही है। जो आंधी जम्मू कश्मीर के दिशा से दिख रही है, जो आंधी हरियाणा से दिख रही है, वो महाराष्ट्र के भीतर वो आंधी पहुंचने के बाद क्या कुछ होगा ये बखूबी आप सोच सकते हैं। महाराष्ट्र ने भारतीय जनता पार्टी को कभी बहुमत नहीं दिया, आरएसएस के लिए कभी जमीन तैयार नहीं किया। महाराष्ट्र ने कभी सांप्रदायिकता की राजनीति को उस तरीके से प्रश्रय नहीं दिया जिस तरीके से भारत के भीतर भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से करने में कामयाब हो गई। महाराष्ट्र की राजनीति का जो मिजाज रहा है, उस मिजाज के भीतर मराठी अस्मिता, मराठी भाषी मानुष और इन सब से आगे निकल करके अर्थव्यवस्था को राजनीति के एक टूल के तौर पर, एक महत्वपूर्ण राजनीतिक अस्त्र के तौर पर इस्तेमाल करने की जो कोशिशें हैं, वो कोशिशें ये दूसरे राज्य के भीतर, दक्षिण के राज्य को अगर छोड़ दे तो उत्तर के राज्यों में कम से कम ये देखने को नहीं मिलती है। और यही वह पहलू है जहाँ पर 5 किलो अनाज और खाते में कभी कभी कोई ना कोई सम्मान निधि के नाम से भेजा जाने वाला थोड़ा बहुत पैसा चुनावी मुद्दे के रूप में मजबूती से सामने नहीं आ पाती है। ये ठीक है कि विदर्भ के किसानों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय रही है, लचर रही है, लेकिन किसानों का आत्मसम्मान इतना बड़ा होता है जिस आत्मसम्मान को 2000-5000 रुपए की किसी सम्मान निधि से नहीं खरीदा जा सकता है। यही महाराष्ट्र की सच्चाई है और इसी सच्चाई को समझने में भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के भीतर नाकाम रही है, यूं कहीं पूरे देश में नाकाम रही है। तो जो आपने देखा हरियाणा अभी केवल झांकी है, पूरा का पूरा महाराष्ट्र अभी बाकी है। आगे आगे देखते रहिए। 28 नवंबर तक नई विधानसभा महाराष्ट्र के भीतर गठन होनी है। आज वहां पर शरद पवार मुद्दा नहीं है, आज वहां पर उद्धव ठाकरे मुद्दा नहीं है, आज वहां पर राहुल गांधी और इंडिया अलायंस मुद्दा नहीं है, बल्कि ये कहे कि वहां पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी मुद्दा नहीं है। आज महाराष्ट्र के भीतर मुद्दा केवल यही है कि जिन लोगों ने जिस धोखे से, जिस राजनीतिक धोखे करके गुवाहाटी मॉडल वाली सरकार महाराष्ट्र के भीतर बनाई, उनके साथ राजनीतिक तौर पर महाराष्ट्र के भीतर वोटों के आश्रय से, लोकतांत्रिक तरीके से कौन सी राजनीति, कौन सी सियासत सलूट महाराष्ट्र की जनता को करना है। देखते रहिए महाराष्ट्र की जनता क्या कुछ करती है आगे आने वाले चुनाव के भीतर। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।